तो ऐसे केसेस में पीजीटी करके वी कैन मेक श्योर कि वो बीमारी बच्चे में ना जाए। Namaste, I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. आज हम बात करेंगे IVF एंड जेनेटिक्स के बारे में। सालों पहले जब IVF की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जेनेटिक टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी, पर आज हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम IVF द्वारा जो एम्ब्रियोज बनाते हैं उनको जेनेटिक टेस्ट करें, वो केवल नॉर्मल एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर डाला जाए, एबनॉर्मल एम्ब्रियोज को डिस्कार्ड कर दिया जाए। इस प्रक्रिया को पीजीटी या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहा जाता है। अब पीजीटी की ज़रूरत किन लोगों को होती है? जिन लोगों में हमें पता हो कि मेल या फीमेल पार्टनर यानी कि माता या पिता में से कोई एक पार्टनर किसी नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर का कैरियर है, जैसे कि थैलेसीमिया जीन हो गई, बहुत लोगों में ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जीन्स होती हैं, या ऐसी कोई जीन होती है जिसके कारण फैमिली में किसी मेंबर को प्रॉब्लम रही हो। पेशेंट को खुद प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें पता है कि पेशेंट इस पर्टिकुलर जीन का कैरियर है, तो ऐसे केसेस में पीजीटी करके वी कैन मेक श्योर कि वो बीमारी बच्चे में ना जाए। सिमिलरली अगर कपल जेनेटिकली नॉर्मल है पर उनका पहले कोई एक बच्चा किसी बीमारी से अफेक्टेड है, सो वी कैन हैव अ जेनेटिकली नॉर्मल कपल बट इंसिडेंटली मे बी दे हैड अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम। इन सच केसेस we can do a genetic analysis for the embryos created during an IVF before planning the next pregnancy. इसके अलावा पीजीटी तब भी किया जाना चाहिए जब माँ की एज 37-38 से ज़्यादा हो, जिसको एडवांस मटर्नल एज कहा जाता है, या कपल के प्रीवियस रिकरेंट मिसकैरेजेस रहे हों जिनका कारण अननोन हो। सो अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट मिसकैरेजेस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन फॉर पीजीटी। या पहले बहुत सारे IVF हो रखे हैं जिसमें इम्प्लांटेशन फेलियर रहा हो, जिसको रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहा जाता है। इन कारणों के अलावा बहुत सारे कपल्स रेगुलरली हमसे पूछते हैं कि क्या हम पीजीटी करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीजीटी इन्हीं कंडीशंस में हो सकता है, इन कंडीशंस में करना ज़रूरी है। इसके अलावा पीजीटी कोई भी करा सकता है, provided you understand the benefit that it is going to give to you and the additional cost of the procedure. अब पीजीटी कैसे होता है? पीजीटी के लिए आपको पहले IVF का प्रोसीजर या IVF की प्रक्रिया करानी होती है, जिसके लिए फीमेल पार्टनर को लगभग 8 से 12 दिन कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि बॉडी में मल्टीपल एग्स बने। इन एग्स को oocyte रिट्रीवल या एग कलेक्शन प्रोसीजर द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फिर इनको मेल पार्टनर के स्पर्म से ICSI प्रोसीजर द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। वह रिजल्टिंग एम्ब्रियोज को 5 डेज तक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक कल्चर किया जाता है। Now, a blastocyst embryo is a stage where we can see the inner cell mass and the outer cells which form the trophoectoderm separately. So, blastocyst embryo के 2 विभाग होते हैं सरल भाषा में। इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं, जो इनर सेल मास होता है, वो बेबी बनाता है, और जो बाहर के सेल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं, ये यूट्रस से चिपकने में मदद करते हैं या प्लेसेंटल टिश्यू बनाते हैं। सो बायोप्सी जो ली जाती है वो ट्रोफोएक्टोडर्म से ली जाती है, वो बाहर के सेल से ली जाती है, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर एम्ब्रियो में लगभग 100, 150, 200 सेल्स होते हैं, जिसमें से केवल 5 से 8 सेल्स को निकाला जाता है। इनका जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है। इस दौरान ईच एम्ब्रियो, हर एम्ब्रियो को अलग अलग फ्रीज किया जाता है। वो रिजल्ट आने के बाद नॉर्मल एम्ब्रियोज को अगली साइकिल में पेशेंट के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। एबनॉर्मल एम्ब्रियोज को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब पीजीटी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड पीजीटी ए, जिसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडीज कहा जाता है। देन देयर इज अ पीजीटी एम फॉर मोनोसोमल डिसऑर्डर्स, एंड देन देयर इज अ पीजीटी फॉर स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स। पीजीटी ए एन्यूप्लॉइडीज क्या होती हैं? अब पीजीटी ए क्या होता है? सो टू अंडरस्टैंड व्हाट एन्यूप्लॉइडीज इज, आपको पहले ये जानना होता है कि इंसान के शरीर में हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनको 23 पेयर्स भी कहा जाता है। सो वी गेट 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम आवर मदर एंड वी गेट 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम आवर फादर। एग और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स मिलकर बच्चा बनाते हैं, इसलिए हर बच्चे के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जिस समय एग या स्पर्म बन रहे होते हैं, जिसको गमीटोजेनेसिस कहा जाता है, उस समय जब डिवीजन होती है सेल्स की, कई बार डिवीजन ऐसी होती है कि किसी एक एग या स्पर्म में, किसी एक गमीट में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया या एक क्रोमोसोम कम चला गया। एज अ रिजल्ट जो एम्ब्रियो बनता है उसमें 46 की जगह एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम हो सकते हैं। इन अबनॉर्मैलिटीज़ को एन्यूप्लॉइडीज कहा जाता है।
जैसे कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी होती है, एक एक्स्ट्रा होता है जो कि कंप्लीट एक्स्ट्रा भी हो सकता है या पार्शियल एक्स्ट्रा भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपने जेनेटिक टेस्टिंग के बिना एक एम्ब्रियो ट्रांसफर किया आईवीएफ साइकिल में, सो रिजल्ट क्या रहेगा? अगर वो एम्ब्रियो अबनॉर्मल था, या तो वो चिपकेगा नहीं, प्रेगनेंसी ही नहीं आएगी, या प्रेगनेंसी आएगी बट द पेशेंट माइट हैव एन अर्ली मिसकैरेज। हो सकता है कि कुछ हफ्तों या महीनों बाद ही बच्चा बढ़ना बंद हो जाए यूट्रस के अंदर और प्रेगनेंसी अबॉर्शन की तरफ चली जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि पूरी प्रेगनेंसी नॉर्मल चले and we have a live birth and after birth we realize that the child is suffering from a specific problem. अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग करके एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो ये चीज़ें अवॉइड करी जा सकती हैं। सो द चांसेस ऑफ having a miscarriage decrease after we transfer genetically normal embryos, the chances of implantation failure decreases, and your chances of getting a healthy live birth increase significantly. दूसरा मैंने आपको बताया PGT for monosomic disorders. So a lot of patients are known carriers of certain genetic problems, जैसे कि थैलेसीमिया जीन है। कैरियर स्टेटस का मतलब है कि पेशेंट को खुद को ये बीमारी नहीं है पर उनमें इसकी जीन है। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही कैरियर हों, ऐसे केसेस में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, जिसका मतलब ये है कि जब तक उनमें दोनों क्रोमोसोम के अलील्स नहीं आएंगे उनको वो बीमारी नहीं होगी, बट देयर विल बी अ कैरियर एंड दे मे ट्रांसमिट इट फर्दर टू देयर ऑफस्प्रिंग। सो मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं, ऐसे केसेस में बच्चे में 25% चांस होता है कि थैलेसीमिया मेजर डिसऑर्डर आ जाए, जिसको अगर हम PGTM करके डायग्नोज करें तो अवॉइड किया जा सकता है। सो इट इज़ प्रैक्टिकली अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर फॉर सच चिल्ड्रन एंड सच कपल्स। तीसरा होता है स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जब एग और स्पर्म बन रहे हैं, जब हमारे गमीट्स बन रहे हैं, उनमें क्रोमोसोम्स तो पूरे गए पर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया। सो इस कारणवश भी कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों में। PGT द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम टेस्ट करके एक जेनेटिकली नॉर्मल बच्चा डालें, पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं, मिसकैरेज के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम होते हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। सो इन नटशेल इट हेल्प्स यू इन योर जर्नी टू गेट अ हेल्दी लाइव बर्थ. If you want to know anything further about the genetic procedure, possibilities, cost during an IVF cycle, please do not hesitate to contact us. Thank you.